वास्तु आखिर किसे कहते हैं और वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई? वास्तु का मतलब वास करना, रहने के लिए। वास्तु बहुत पुरानी एक विधा है। वास्तु किस तरीके से काम करता है? तो हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट से बना हुआ है। एलिमेंट्स हैं वो अलाइन होंगे तो परफेक्ट वास्तु कहलाएगा। कहते हैं लोग कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जो 4th हाउस होता है, चौथा घर होता है, वो वास्तु का होता है। वास्तु को और ज्योतिष को अलग अलग नहीं देख सकते या देखना भी नहीं चाहिए। हमें अपने घर में तिजोरी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए? कुबेर का जो स्थान होता है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट होता है। पैसा रखते हैं या कोई ज्वेलरी रखते हैं, बहुत ही आपका कीमती सामान है, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट कनेक्शन। हमारा आज का ये शो आधारित है वास्तु के ऊपर। आज हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वास्तु किसे कहते हैं, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसका महत्व क्या है और हमारे जीवन में वास्तु का ऐसा कौन सा अहम भूमिका है जिसके बिना हम कभी अपना घर ही नहीं बनाते। कहते हैं कि घर की जैसे ही नींव रखी जाती है सबसे पहले वास्तु का उसमें इम्पोर्टेंस होता है, वास्तु की पूजा की जाती है। तो आखिर क्या है वास्तु का महत्व, और इस पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक आचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपसे मेरी बातचीत हुई और मतलब मुझे ये जानकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप 1990 से आप इस प्रोफेशन में हैं और आप वास्तु का काम करते हैं, साथ ही साथ आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो ये मतलब हमारे पास तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम सिर्फ वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये शो अच्छा लगा और एस्ट्रोलॉजी पर आपको और भी बहुत कुछ जानना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि वास्तु आखिर किसे कहते हैं और वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम डेफिनेशन में जाएं तो वास्तु का मतलब वास करना, रहने के लिए, ठीक है। और हमने अपने शास्त्रों में देखा है कि चाहे वो लंका बनी हो, द्वारिका बनी हो, वो पूरी तरह से वास्तु के अनुसार बनाई गई थी। विश्वकर्मा प्रकाश में इसका उदाहरण मिलता है कि पहले जो राजा महाराजा होते थे, इवन जो देवी देवता होते थे, वो भी वास्तु के अनुसार अपने जो रहने का स्थान होता था उसको बनवाते थे। और वास्तु जो है वो आज ऐसा नहीं है कि आज ट्रेंड में है तो लोग उसको मान रहे हैं, ये युगों युगों से चलता आ रहा है। और जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वो खाली रेजिडेंशियल वास्तु की बात नहीं है। जो भी जगह जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, वो कमर्शियल हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशनल हो सकती है, हॉस्पिटल या किसी भी तरह की जो जगह हम यूज़ करते हैं, वो वास्तु के अनुसार बनाई जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि वास्तु बहुत पुरानी एक विधा है और इसके जो मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़े जो के वास्तुकार हुए हैं वो भगवान विश्वकर्मा हुए हैं और उनका ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश के आधार पर ही सारा वास्तु चलता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसको हम यदि अपने रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु या कहीं भी इस्तेमाल करते हैं तो जीवन के अंदर हमें सारी सुख सुविधा उत्पन्न होती है। जी, तो जैसे हम वास्तु के ऊपर हमारा पूरा ये शो होने वाला है, तो शुरुआत में जैसे मैंने आपसे पूछा वास्तु क्या है, तो मैं थोड़ा-सा इसकी डेप्थ में मैं जानना चाहूँगी कि वास्तु किस तरीके से काम करता है? जैसे कहते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन जब हम वास्तु में घुसते हैं, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और ईशान कोण और इस तरीके के काफ़ी दिशाएँ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार थोड़ा-सा आप इसे एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से नक्शे में वास्तु अपना इम्पैक्ट डालता है? जी, तो ये सबसे बड़ा जो हमें समझने की बात है वो है वास्तु। मैंने जैसे भी आपको बताया कि वास करना, रहना या इसको इस्तेमाल करना। तो कोई भी यदि हम परफेक्ट वास्तु की बात करें तो हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है।
अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनका बैलेंस, हमारा बैलेंस और जिस जगह हम रह रहे हैं वो अलाइनमेंट होना चाहिए, वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो जगह हमको सूट करेगी और हमारे लिए शुभ रहने वाली है। वास्तु के अंदर जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दिशाएं नॉर्मली तो हम देखते हैं 8 दिशाएं होती है जो वास्तु में हम देखते हैं, लेकिन उससे हम फर्दर भी जाएं तो वो बहुत ही, मैं उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। 5 एलिमेंट्स आपके अलाइन होने चाहिए और उसमें यदि 5 जो एलिमेंट्स हैं वो अलाइन होंगे तो परफेक्ट वास्तु कहलाएगा। अब आपने बोला कि कौन सी दिशा मतलब सूटेबल है, कौन सी खराब है, तो ये कोई भी नेचर ने जो भी चीज़ें बनाई है, कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि व्यक्तिगत तौर पर कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है और कौन सी अशुभ है। जैसे भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक ही टाइम पर एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और उसी मुहूर्त में, एग्जैक्ट उसी मुहूर्त में एक हॉस्पिटल के सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से उसको उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए वो पर्टिकुलर समय खराब हुआ, ठीक है ना। और वो दिशा, जो व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था, क्योंकि उसी एग्जैक्टली उसी दिशा में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो जाने वाले का नुकसान हुआ लेकिन जो हॉस्पिटल जिसका है उसको लाभ हुआ। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर डिपेंड करती है कि दिशा किसके लिए शुभ है या अशुभ है। किस चीज के लिए? ये व्यक्तिगत जनकुंडली के आधार पर पता चलता है। 9 ग्रह, 12 ग्रह, 27 नक्षत्र, दशा और गोचर के आधार पर। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सी दिशा परफेक्ट रहेगी, आपको अपनी जनकुंडली के आधार पर देखना पड़ेगा। और जनकुंडली के अंदर वास्तु के लिए, घर का यदि हम वास्तु की बात करें तो 4th हाउस होता है। 4th हाउस में कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी दशा और दिशा उसमें बनती है, वो आपके लिए शुभ रहेगी। इसके विपरीत यदि आप 4th हाउस से मैं कहूँगा 3rd हाउस या फिर हम 7th हाउस, 8th हाउस या 11th हाउस की हम बात करेंगे, यदि उस डायरेक्शन में आप रहते हैं तो वो आपको नुकसान करने वाली है। वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, सब्जेक्ट है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी है। जी। अ, जैसे मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि वास्तु के हिसाब से कहते हैं लोग कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसे हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी के घर में चोरी हो गई या जॉब से रिलेटेड इशू है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जितने भी, ये सारे वास्तु से जुड़े हुए हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या सच में अगर आपका हेल्थ खराब है और हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, तो क्या इसमें वास्तु का इन्वॉल्वमेंट होता है? जी देखिए, ये अधूरी बात है कि खाली वास्तु के आधार पर ही मतलब कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा या स्वस्थ रहेगा, ठीक है? या उसको वो शुभता रहेगी, अशुभता रहेगी। ये बेसिकली आपकी हॉरोस्कोप के अंदर होता है कि कौन-सा समय आपके लिए शुभ है और कौन-सा समय आपके लिए अशुभ है। हाँ, आप वास्तु के अनुसार ये देख सकते हैं जो प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं, उसको मिनिमाइज़ कैसे करना है। मिनिमाइज़ करने के लिए वास्तु के अंदर बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, सटीक रेमेडीज़ हैं। यदि आप वो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस डिस्टर्ब है, यानी कि जो वास्तु वाला वो है, तो आप चाहकर भी अपने घर का वास्तु ठीक नहीं कर पाएँगे। नहीं, मेरा सॉरी, मैं आप एक सवाल है मेरा। जैसे आपने कहा कि 4th हाउस वास्तु का होता है, ये मुझे एक्सप्लेन करिए क्योंकि ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जो 4th हाउस होता है, चौथा घर होता है, वो वास्तु का होता है। यदि उस चौथे घर के अंदर कोई शुभ प्लैनेट है, तो आपका घर के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होगा। जैसे शुक्र हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, यदि चौथे घर से संबंधित ये ग्रह बनते हैं, तो आपके घर के अंदर कोई भी दोष होने वाला नहीं है। इसके विपरीत यदि चौथे घर में राहु, शनि या मंगल हुआ, तो आपके घर के अंदर बहुत सारे दोष आ जाएँगे। आपने चर्चा की कि घर में अंदर जैसे चोरी हो जाती है या बीमारी हो जाती है। यदि राहु, मंगल का
कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में है तो वहाँ पर चोरी भी होंगी और वहाँ पर बहुत सारी मिसहैपनिंग्स होने के चांसेस बनते हैं। तो आपको अपने फोर्थ हाउस को देखना बहुत, जन्म कुंडली के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, उसको चेक करना बहुत जरूरी इसे आई थिंक एस्ट्रो वास्तु कहते हैं ना? है। एग्जैक्टली। एस्ट्रो वास्तु, हाँ। देखिए, जब एस्ट्रो वास्तु की हम बात कर रहे हैं, एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि वास्तु अपने आप में इंडिविजुअल बहुत कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। जन्म कुंडली के अंदर जो चौथा घर होता है, बार बार मैं फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ, ये दर्शकों को समझना चाहिए कि आजकल बहुत सारी रेमेडीज लोग बता रहे हैं और वो कुछ भी बोल दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा कर लो, ये कर लो। उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वास्तु की। आप जब भी किसी वास्तुशास्त्री को कांटेक्ट करें तो आप उससे पूछ लीजिए कि भाई आप एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं या नहीं जानते, क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश जो कि वास्तुशास्त्र का जो ऑथेंटिक क्लासिक जो मैं ग्रंथ है, विश्वकर्मा प्रकाश ऑथेंटिक ग्रंथ है और उसमें क्लियर लिखा गया है कि वास्तु जो है वो ज्योतिष का ही पार्ट है और जो 9 दिशाएं हैं वो 9 ग्रहों से संबंधित है। तो हम दोनों को, वास्तु को और ज्योतिष को अलग अलग नहीं देख सकते या देखना भी नहीं चाहिए। जी। जैसे मैं वास्तु से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। कहते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वॉशरूम है या टॉयलेट है, तो उससे कैंसर होता है और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा वॉशरूम या टॉयलेट है तो। और उसे बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं और वो तो बिल्कुल तोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या ये सच है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो टॉयलेट की हम बात करते हैं वो ऐसा कहीं भी, मतलब जो मैं ऑथेंटिक क्लासिक की बात कर रहा हूँ, वो उस ज़माने में हुआ करता था जब टॉयलेट जो होता था वो उसका फ्लो नहीं होता था। आजकल तो फ्लश हो जाता है, आप नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो उसको आपने यूज़ किया, उसके बाद फ्लश हो गया और फिर वो कहीं दूसरी जगह चला गया। तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का जो बाथरूम हम बात करें कि नहीं होना चाहिए जो वहाँ पर जाके वो जाके डंप हो जाए। तो ये अंडर टैंक नहीं बनाना चाहिए बात। जी, जैसे कि इस नॉर्थ डायरेक्शन का तो आपने बता दिया और जैसे कहते हैं कि ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए। जी। इसके पीछे क्या कारण है वास्तु में? देखिए, ईशान कोण में मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा क्लियर है कि ईशान कोण, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, उसके जो डाइटी होते हैं, प्लैनेट डाइटी, जुपिटर होते हैं। और हमारे सनातन धर्म के अंदर जो पूजा होती है वो हम किसकी करते हैं, वो करते हैं हम सूर्य की, भगवान सूर्य की, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में, माने ईस्ट हुआ जहाँ से सनराइज होता है, और नॉर्थ ईस्ट का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो जुपिटर और सूर्य का बनता है। और जब हम पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारा जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट की तरफ होती है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये शुभ माना जाता है। यदि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके कोई भी पूजा करते हैं या शुभ कार्य करते हैं तो वो उससे जो जो वाइब्रेशन होती है या जो मैं कहूँगा जो अलाइनमेंट होता है वो परफेक्ट होता है और उस पूजा का हमको लाभ मिलता है। यानी कि जो हम डिज़ायर करते हैं, पूजा का अर्थ क्या होता है कि यदि हम उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बोले, आज की जनरेशन के हिसाब से बोलें, क्योंकि आजकल जो यूथ है और जो पढ़ा लिखा है उसको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करें या कोई अफर्मेशन करें या आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल करना चाहते हैं, जीवन में जो बड़ा कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ बैठकर वो अफर्मेशन करनी चाहिए। क्योंकि जो मंत्रों की हम बात करते हैं, जो नवग्रहों के जो मंत्र होते हैं या जो हमारे जो ग्रंथों में मंत्र हैं, वो एक तरह की मैं कहूँगा अफर्मेशंस है। क्योंकि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भाषा के अंदर, आपकी भाषा दुनिया भर में कोई भी हो सकती है, उस भाषा को आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठकर आँख बंद करें, मेडिटेशन में जाएँ और उस मंत्र को, उस अफ़र्मेशन को आप यदि करते हैं, तो निश्चित रूप से वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल होने के चांसेस बनते हैं। इसका पीछे जो, मतलब मैं जो साइंटिफिक रीज़न आपको बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से जो हमारा कनेक्शन होता है, वो जल्दी फुलफ़िल होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट को शुभ माना गया है, पूजा के लिए स्पेशली। ओके, जी। ओके। जैसे अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये मेरा, जी। लोग चाहते हैं कि उनके घर में तरक्की हो, बरकत हो,
और सबसे इम्पोर्टेंट जगह जो होती है वो होती है हमारी तिजोरी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हमें अपने घर में तिजोरी किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए जो तिजोरी की हम बात करते हैं, इसमें पैसा हम रखते हैं, कुबेर का जो स्थान होता है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट होता है। यदि हम उसको ग्रहों से भी वो देखें, तो यदि आप अपने घर के अंदर कोई भी पैसा रखते हैं या कोई ज्वेलरी रखते हैं, जो भी मैं कहूँगा जो बहुत ही आपका कीमती सामान है, उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए उसकी डायरेक्शन भी वो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होती है वो आपके डिज़ायर को फुलफिल करती है, वो नर्चर करती है। तो उस जगह में जो भी चीज़ें आप रखेंगे तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना? तो डायरेक्शन जो है तिजोरी रखने की वो नॉर्थ ईस्ट बनती है। आप नॉर्थ में भी रख सकते हैं, ईस्ट में भी। 3 डायरेक्शन होगी। देखिए नॉर्थ, जब नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों डायरेक्शन में जहाँ भी आपको लगता है सूटेबल है वहाँ पर आपको रखनी चाहिए। तिजोरी का मुंह जब खोलते हैं या सेफ का मुंह खोलते हैं तो वो ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। जी। ये तिजोरी की बात आपने कह दी। अब मैं चाहती हूँ कि एक और सवाल है मेरा। ये तब इम्पोर्टेंट था जब कैश होता था, ख़ैर अभी भी लोग अपने घरों में रखते हैं। जी लेकिन जैसे दुकान में पहले हम कैश कलेक्ट करते थे और गल्ला होता था एक कैश रखने का। आजकल वो क्यूआर कोड बन चुका है, जी जिसमें से लोग कैश कलेक्ट कर रहे हैं या आप ऑनलाइन कैश कह लीजिए। तो क्या इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक जगह है जिसमें जैसे क्यूआर कोड है, क्यूआर बार जो होते हैं जिससे हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, इसे भी रखने का कोई डायरेक्शन होता है वास्तु में? बिल्कुल होता है। देखिए हम जो हमारी जो एनिशिएंट चीज़ें हैं उनको मॉडर्न टाइम के हिसाब से हमको अलाइन करना पड़ता है, ठीक है ना? तो यदि हम बात करें, क्यूआर कोड की बात करें, तो ये टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी का जो प्लैनेट होता है वो मरकरी होता है, ठीक है? और मरकरी की जो स्थान जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तो आप प्रयास करिए कि आपके जो शॉप है या शोरूम है, वहाँ पर जितने भी क्यूआर कोड हैं उसको नॉर्थ में लगाइए आप, या नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। आपका जो बॉक्स होता है उसको भी नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में रखेंगे तो वो, उससे क्या होगा, आपका जो कलेक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि मान लो आपका जो एक जो इसमें जो मैं कहूँगा कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि मान लो आपकी डायरेक्शन बनती है, जो फेस बनता है वो साउथ में बनता है। तो क्यूआर कोड कहाँ लगे, बैक साइड में होगा, तो पॉसिबल नहीं है वो तो। तो ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो किस साइड है। सबसे परफेक्ट होता है क्यूआर कोड के लिए नॉर्थ साइड और साउथ साइड, क्योंकि साउथ ईस्ट जो होता है, साउथ और साउथ ईस्ट जो होता है वो शुक्र का होता है, ठीक है ना? साउथ और साउथ ईस्ट, जी। तो साउथ और साउथ ईस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो आपकी यदि जो फेस बनता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो आप नॉर्थ की तरफ लगा दीजिए। यदि डायरेक्शन साउथ की तरफ है तो आप साउथ ईस्ट पर लगाएंगे, तो क्यूआर कोड लगाने से क्या होगा, कलेक्शन ज़्यादा होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे और उनका फीडबैक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ओके। जी तो ये मतलब शुक्र की वजह से ऐसा जी है। जी तो ये एस्ट्रो वास्तु से जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, तो क्या इसमें कुंडली का भी इम्पोर्टेंस है? जैसे कि वास्तु में चीज़ें फिक्स हैं कि इस डायरेक्शन में ऐसा होने से ऐसा ही होगा। लेकिन जब हम एस्ट्रो वास्तु से जोड़ते हैं, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि हर किसी की अपनी अलग कुंडली होती है, किसी की भी कुंडली सिमिलर तो होती नहीं है। जी तो जब आप उनकी कुंडली से जोड़ते हुए, जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, तो क्या वास्तु में कुछ डिफरेंस हो सकता है उस वक़्त? जी, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यही प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आप जैसे शुरू में आपको बताया कि केवल वास्तु के अनुसार आप सोचें कि आपने डायरेक्शन देख ली। डायरेक्शन देखना एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है ना? और डायरेक्शन की रेमेडी करना बहुत बेसिक है। मैं उसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मान लो नॉर्थ ईस्ट का जो प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है। जुपिटर यदि किसी की जन्म कुंडली के अंदर अशुभ है, मारक है या मतलब प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट है, तो ऐसी डायरेक्शन में जो भी व्यक्ति रहेगा वो नुकसान करेगा उसको। बड़ा बिल्कुल क्लियर है ये। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारा जो क्लासिकल
जो ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश जो ऑथेंटिक है, मैं बता रहा हूँ, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी से भी दुनिया भर में किसी भी वास्तुशास्त्री से यदि आप वास्तु करवाते हैं तो देख लीजिए कि वो व्यक्ति क्लासिकल और बेसिक फंडामेंटल को समझता है या नहीं। आजकल बहुत सारे वास्तुशास्त्री कुछ भी ये कर लो, ऐसा कर लो, यदि उनसे बैकग्राउंड पूछी जाए, भाई कौन से ग्रंथ से ले रहे हो, वास्तुशास्त्र के दो ग्रंथ बहुत ही मतलब ऑथेंटिक है। सबसे पहले जो है विश्वकर्मा प्रकाश और दूसरा है मयमतम। ये दो ग्रंथ ही ऑथेंटिक है। उसके बाद जितने वास्तुशास्त्रियों ने लिखे हैं या जो वास्तु करने वाले हैं उन्होंने अपनी रिसर्च बेस पर लिखा होगा, क्योंकि मैं वर्ष 1990 से मैं वास्तु कर रहा हूँ, तो मेरे अपने भी एक्सपीरियंस है, मैं अपने अनुभव के आधार पर रेमेडीज बताता हूँ। इसलिए जब भी कोई डायरेक्शन की बात करें कि भाई नॉर्थ अच्छा है, ईस्ट अच्छा है, साउथ ईस्ट अच्छा है, तो सबसे पहले जो भी आपके पास वास्तुशास्त्री आता है उससे पूछ लीजिए क्या भाई आपको ज्योतिष भी आता है या नहीं आता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विश्वकर्मा प्रकाश बोल रहा है कि जिस व्यक्ति को ज्योतिष नहीं आता वो वास्तु नहीं कर सकता, वो वास्तु की इसको समझ ही नहीं है। क्योंकि नौ जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं 9 ग्रहों से संबंधित होती हैं, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर 12 घर में वो 9 ग्रह शुभ और अशुभ परिणाम दे रहे होते हैं। रेमेडी जो छिपी हुई है, रेमेडी जो छिपी हुई है वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर ही छिपी हुई है। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। जो रेमेडी है वो किसमें छिपी हुई है? जन्म कुंडली के अंदर ही छिपी हुई है। तो जन्म कुंडली को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो भी रेमेडी की जाएगी वो अधूरी होगी, और कई बार ऐसा भी हो सकता है वो रेमेडी आपको बहुत बड़ा नुकसान भी करती। देखने में लगेगा कि भैया आपने नॉर्थ ईस्ट का घर ले लिया, जनरल रेमेडी से बहुत अच्छा है, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट का घर आपको नुकसानदायक हो सकता है। हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। जो अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि भाई कैंसर की जो बीमारियां हैं या बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां हैं, वो मैंने देखा है कि वो ऐसे घरों में भी होती है जिनका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होता है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं दुनिया भर में काउंसलिंग करता हूँ, पूरे इंडिया में मैं वास्तु विजिट्स करता हूँ, ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड में वास्तु की जो कंसल्टेंसी देता हूँ। मैंने कैंसर्स के इतने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे कि जिनका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, और उन्होंने वास्तु इन जनरल वास्तु के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट को पूरा सजा के रखा है। अरे भाई जो चीज़ आपको नुकसान कर रही है, जो मारक है, आप उसको ऐसे मान के चलिए कि कोई चीज़ आपको मारने वाली है और उसको आपने और शार्पन कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो आप तो जल्दी मारे जाओगे। ठीक है ना? तो नॉर्थ ईस्ट की जो मैं बोल रहा हूँ जनरल इंटरप्रिटेशन अलग बात हो गई। आपको सबसे पहला देखना पड़ेगा कि जो हम कि भाई आपका जो जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह है वो कौन से शुभ है और अशुभ है। उसके आधार पर ही डायरेक्शन शुभ और अशुभ डिसाइड होती है। जैसे आजकल टेप का है ट्रेंड थोड़ा सा कि अ, वास्तु से अगर कोई दोष है या किसी गलत डायरेक्शन में टॉयलेट है तो आप उसे टेप से सही कर सकते हैं। ब्लू टेप, ग्रीन टेप, रेड टेप, ऐसे कई सारे टेप्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो मैं इस पर चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या है ये। जी देखिए, मैं इसको ऐसा कहना चाहूँगा कि जो रेमेडियल पार्ट की हम बात करते हैं, तो रेमेडीज़ के अंदर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार रेमेडीज़ कराई जाती है। कुछ साल पहले क्या होता था कि लोग घर के अंदर नज़र ना लगे। अब नज़र लगने का क्या होता है कि मान लो किसी का चंद्रमा वीक है और राहु डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों को नज़र लगेगी। ठीक है ना? तो लोग क्या करते थे, वो कुछ मटका टांग देते थे, कुछ लोग वो काली माई का कुछ या कुछ उस तरह का वो लगा देते थे, और कुछ लोग जूता टांग देते थे, कुछ चमड़ा टांग देते थे। ठीक है ना? कुछ लोग कुछ वहाँ पर पेड़ लगा देते थे। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़, तो वो जो इस तरह की जो रेमेडीज़ हैं वो मैं कहूँगा कि अपनी जो हमारी हमारा जो कल्चर है या जिस सोसाइटी में हम मूव करते हैं उसके आधार पर वो उसको डेवलप कर लेते हैं। टेप की जो बात की, मैं ये आपको कहना चाहूँगा, टेप का अर्थ है कि जो जिस कलर की हम टेप लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि वो जो कलर है वो पर्टिकुलर किसी प्लेनेट का कलर है। ठीक है ना? ओके। ये पूरे हिंदुस्तान में ये मेरा ही रिसर्च है। मैं आपको बड़े दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो क्योंकि
जो वास्तु की जो रेमेडीज होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि उसमें जब, और वास्तु परफेक्ट तब होता है जब आपके पास जमीन, प्रॉपर जमीन हो और चारों तरफ आपके पास ओपन हो। उसके आधार पर मान लो नॉर्थ ईस्ट में का डायरेक्शन आपके लिए बंद है और नॉर्थ ईस्ट ही आपके लिए शुभ है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ज़मीनें तो आजकल आप देखेंगे शहरों में तो क्या होता है कि फ्लैट सिस्टम है या बिल्कुल कंजेस्टेड है, तो पॉसिबिलिटी भी किसी तरह से बनती नहीं है। तो ये मेरा रिसर्च है, मेरा जो मैंने किया था कि भाई आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो प्लेनेट है उसको स्ट्रोंग करने के लिए आप क्या करें, टेप लगा दें ग्रीन कलर। मान लो आपको नॉर्थ को स्ट्रोंग करना है, जो मरकरी को, तो ग्रीन कलर की टेप आप लगा दें। वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में लगा दें। आपको नॉर्थ ईस्ट को वो करना है तो येलो टेप लगा दें। तो वो काम करती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो एक प्रकार ऑल्टरनेटिव है, ठीक है ना। उसको हम परफेक्ट रेमेडी तो नहीं बोलेंगे। मतलब और थोड़ा बहुत 10% 20% कुछ रिलीफ तो मिलता ही होगा। हाँ, उससे डेफ़िनेटली मिलता है। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि उसको मैं फिर दोबारा बार-बार आपको, क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत करता रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा कि मान लो किसी व्यक्ति को आपने कैंसर का नाम लिया, तो मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर है और कैंसर में मान लो उसको बुखार आ रहा है, ठीक है ना, फ़ीवर आ रहा है, तो आपने क्या किया, उसको पैरासिटामोल दे दिया। तो उसका कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली क्या होगा कि वो जो फ़ीवर है वो डाउन हो जाएगा। लेकिन जो रूट कॉज़ में जो कॉज़ है कैंसर का, वो ख़त्म नहीं होने वाला। ख़त्म तभी होगा जब आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है ना? कुंडली से ही पता चलेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि कुंडली इम्पोर्टेंट है वास्तु के लिए भी। जी। तो एस्ट्रो वास्तु को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, जो मैथ की हम बात कर रहे हैं, मैथ की बातें नहीं है इसमें तो। मैंने आपको बताया कि वास्तु जो है, वो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है छोटा-सा। नहीं, इसमें बड़ा डिबेट होता है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो वास्तु मानते हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ़ वास्तु ही सही है और जो एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं उन्हें लगता है कि सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी ही सही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा शिवप्रिया जी, ठीक है ना? मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी वास्तुशास्त्री पूरे हिंदुस्तान में हैं, वो ये नगेट कर दें कि वास्तु का जो ऑथेंटिक ग्रंथ है, वो विश्वकर्मा प्रकाश नहीं है। वो मना कर दें कि ऑथेंटिक ग्रंथ मैं मतलब है या नहीं है। और ये जो 2 ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 9 प्लैनेट की बात आती है या नहीं आती। यदि वो इसको नेगेट करते हैं, तो फिर वो दर्शक समझ सकते हैं कि वो कहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो लोग हैं जो वास्तु में क्या होता है कि नॉर्मली क्या करते हैं कि भई आपको 8 दिशाएँ मालूम हो गई, ठीक है ना? आपने एक कंपास हाथ में लिया, भई ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ है, ठीक है ना? आप वास्तुशास्त्री बन गए, ठीक है ना? क्योंकि वो तो कंपास आ गया, आपको मालूम है, ठीक है ना? लेकिन ज्योतिष को पढ़ने के लिए, उसका ज्ञान आने के लिए आपको लगभग 10 से 12 साल लगते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा दर्शकों को। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ये। जो ज्योतिष के रचयिता हुए हैं, ठीक है ना? वेद व्यास जी, उन्होंने कहा है कि प्रेडिक्शन करने के लिए, ज्योतिष का ज्ञान आने के लिए 12 वर्ष लगते हैं। और 12 वर्ष के तक जब आप अथक प्रयास करते हैं, गुरुकुल में रह के, गुरुओं के बीच में रह के, प्रेडिक्शन आपको 12 वर्ष के बाद समझ में आती है। तो ज्योतिष अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेद व्यास जी बोल रहे हैं, रचयिता बोल रहे हैं। तो हम वेद व्यास जी से ज़्यादा तो विद्वान नहीं हैं। यदि हम उन यदि हम कोई बात मतलब नेगेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो हम तो रचयिता जो इसके जो रियल और वो हैं, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। वास्तु की हमने जो बात की, वास्तु मैंने आपको बताया कि 8 दिशाओं के बारे में जानना, भई 8 दिशाएँ हैं। कोई वास्तुशास्त्री ये बता दे कि जो 8 दिशाएँ हैं, जब आप जो रेमेडी करा रहे हैं, उन दिशाओं के ग्रह भी होते हैं। ग्रहों के आधार पे बता रहे हैं, वो ग्रह किससे कनेक्टेड है? वो ज्योतिष से कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो ग्रह, ज्योतिष और वास्तु, ये एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मैं इसको फर्दर चीज़ ले जाऊँगा। जो बात कर रहे हैं वो वास्तु नहीं कहेंगे उसको हम, ठीक है ना? जो बोलते हैं कि भई वास्तु अलग है, ज्योतिष अलग है, तो वो वास्तु नहीं है। मैं इसमें एक दर्शकों को एक और जो मिथ है इसके बारे में वो बताना चाहूँगा कि जो लोग ज्योतिष
को अलग रखते हैं और वास्तु को अलग रखते हैं, एक्चुअल में वो वास्तु नहीं है, वो केवल और केवल जो 5 एलिमेंट्स हैं घर के अंदर या जो कमर्शियल प्लेस है या रेजिडेंशियल है, कोई भी है, उसमें जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, उनका वो अलाइनमेंट करते हैं। मैं उन वास्तुशास्त्रियों को बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूँ। आज हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मेरे बहुत विरोधी खड़े हो जाएं, लेकिन मेरा खुला चैलेंज है उन लोगों को जो ये बोल दे कि वास्तु और ज्योतिष अलग अलग है। कोई कहता है कि इंच इंच का वास्तु करना है, ये करना है, लेकिन वो लोग विश्वकर्मा प्रकाश और मयमतम को कैसे नकार सकते हैं? ठीक है, तो वो जो वास्तु कर रहे हैं, मैं वो कहूंगा कि एक प्रकार से वो 5 एलिमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं। तो वो वास्तुशास्त्री नहीं है, वो केवल क्या कर रहे हैं, आपके घर को और आपके जो जगह है उसको अलाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसी के माध्यम से जैसे आपके घर के अंदर प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छी बात है, रोशनी नहीं आएगी तो आपको आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी, हम आगे चर्चा करेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि ये वो है, लेकिन मैं करूंगा इसी में आपके इस पॉडकास्ट में। यदि वेंटिलेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसके अंदर यदि एयर वैसी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे सीलन आ गई, या आप देखते हैं कि उस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो विदाउट नोइंग एस्ट्रोलॉजी जो वास्तु कर रहे हैं, वो केवल केवल क्या कर रहे हैं, घर को अच्छा बना रहे हैं, डिक्लटर कर रहे हैं, और एक तरह की रोशनी और वो 5 एलिमेंट्स जो हैं उनको अलाइन करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो ठीक है, एक लेवल तक वो भी ठीक है, वो होना ही चाहिए। वो जो रोल है केवल मैं कहूँगा 25% का रोल है, 100% नहीं। 100% तभी आता है शिवप्रिया जी, जो ज्योतिष जानेगा वही वास्तु कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा इसका। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एस्ट्रो वास्तु का इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली यही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ें फिक्स हैं तो वही हैं। पहले हमें अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी, आपको अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी और उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि किस चीज़ों को किस तरीके से हम सँभाल सकते हैं या कैसी दिशा दे सकते हैं हम। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप वास्तु करते हैं किसी के भी घर में, ऑफ़िस में या कंपनी में, जहाँ भी, तो आप क्या सबसे पहले उनसे उनकी कुंडली माँगते हैं या उनकी कुंडली देखने के बाद ही वास्तु आप करते हैं वहाँ पे? ये देखिए, क्योंकि मेरा जो प्रेफ़रेंस होती है, क्योंकि मैं चीज़ों को समझता हूँ। मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति को जो घर मिला है, जहाँ ये रह रहा है, तो मैं उस घर के अंदर आते ही मुझे समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का कौन-सा ग्रह डिस्टर्ब है और कौन-सा मतलब पॉज़िटिव है, ठीक है ना? और उसके आधार पर मैं प्रयास करता हूँ, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भई ठीक है, आप अपना मुझे समय बताइए, बर्थ डिटेल दीजिए, मैं आपकी जन्म कुंडली देखूँगा, ठीक है ना? तो वो ऑथेंटिक भी है और उस पर मैं काम करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती, उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं कि उस घर में देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का आप कहीं भी देख लेना, जिस घर में क्लटर ज़्यादा होगा, ठीक है ना? क्लटर ज़्यादा होगा और क्लटर होने के गंदा है, क्लटर है, बहुत डिस्टर्बिंग है, आप सामान इधर-उधर पड़ा हुआ है और व्यक्ति कहता है मैं तो बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरे घर में तो बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, ठीक है ना? और सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसकी मैं 2 चीज़ आपको बताता हूँ। यदि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भाई आपने हमें बुलाया क्यों? यदि आप हेल्दी हैं, जीवन में सब बढ़िया है, तो आप डॉक्टर के पास किस लिए जा रहे हैं? कहीं न कहीं कुछ है ना? इसी प्रकार से यदि सब कुछ गड़बड़, मतलब सब कुछ क्लटर होने के बाद भी और सारी ये चीज़ें होने के बाद भी यदि उसका सब कुछ अच्छा है, कुछ कमी है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसका राहु अच्छा होगा। क्योंकि राहु क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, क्लटर देता है, चीज़ों को अस्त-व्यस्त रखता है। और यदि व्यक्ति कहता है कि भई मैं जब अस्त-व्यस्त रहता हूँ तो मेरे जीवन में बहुत तरक्की होती है। लेकिन जैसे मैं नीट एंड क्लीन रखता हूँ, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इसका अर्थ केवल शिवप्रिया जी ये है कि राहु उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो आपने देखा बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में, आपने देखा होगा कि वो जैसे पुरानी चीज़ों का मतलब सेल परचेज़ करते हैं, ठीक है ना? तो उनका राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। अच्छा, जिन्हें पुरानी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक हो वो? देखिए, जो चीज़ों को कलेक्ट करने का काम करते हैं, जो कलेक्शन का काम होता है, वो
जुपिटर से मतलब कलेक्ट करना, चीज़ों को लाना, ठीक है ना? मुझे बड़ा शौक है। जी। मुझे पुरानी-पुरानी चीज़ें ना रखने का बड़ा शौक है। मैं हमेशा पुरानी चीज़ें मतलब दादी का सामान या कुछ मतलब जो बहुत पुराना हो मुझे बहुत एंटीक चीज़ें बहुत जी। इसमें 2 चीज़ें हैं। जिन लोगों के घर में जिन लोगों को शौक है कि भई पुराना सामान रखना है, कलेक्शन का जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, ठीक है ना? तो जिसका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना? और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, गुरु के साथ-साथ राहु का भी कनेक्शन होता है, ठीक है ना? राहु क्या है, पुरानी चीज़ें, ठीक है? और गुरु और राहु का जब भी कॉम्बिनेशन होगा, तो लोगों को एंटीक चीज़ों का शौक होता है। और यदि उसमें मरकरी का भी कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि एंटीक चीज़ों से पैसा भी कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं जो एंटीक चीज़ों का, तो वो राहु, मरकरी और आपका राहु और जुपिटर, इनका कॉम्बिनेशन होता है, तब ऐसे लोगों को शौक होता है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स जैसे हम बात करते हैं, 9 प्लैनेट्स किसी के लिए परफेक्टली शुभ नहीं होते, किसी के लिए अशुभ नहीं होते। डिपेंड करता है कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली कैसी है, और वास्तु के आधार पर जब हम किसी घर में जाते हैं, तो इसी चीज़ से आइडिया लग जाता है कि इस व्यक्ति का कौन-सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है। और मैंने अनुभव किया है कि ज़्यादातर जो होता है वो उससे पता चल जाता है। हाँ, देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मेरा शो का है ये। आज के ज़माने में ना लोग जॉब को लेकर बड़े स्ट्रेस में है, हर कोई। सबका ये सवाल रहता है कि हमें हमारे पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे पसंद का जॉब नहीं मिल रहा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। वो हमारा कंसर्न नहीं है कि गवर्नमेंट ही जॉब हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना जिनको प्राइवेट जॉब भी चाहिए, उन्हें नहीं मिल रही है। तो जॉब के लिए आप कुछ एस्ट्रो वास्तु में मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ गाइड करें, बताएँ कि वो क्या कर सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर में, जिससे वो थोड़ा-सा उनको जॉब आने में उनकी हेल्प हो सके? एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो वो जुपिटर जॉब के लिए प्लैनेट है, सन है। और यदि चाहते हैं कि आपकी जॉब में बार-बार प्रॉब्लम आए, पहले बात करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, तो आपको अपने घर के अंदर क्या करना चाहिए, येलो कलर को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि येलो जो कलर होता है वो जुपिटर का होता है, ठीक है ना? और व्हाइट कलर को, व्हाइट कलर और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना? जुपिटर को हम गवर्नमेंट से रिलेटेड भी मानते हैं, कनेक्टेड भी मानते हैं। जुपिटर को हम प्रॉस्पेरिटी से संबंधित भी मानते हैं। और जितनी भी जीवन के अंदर जो भी सुख समृद्धि और वैभव का प्लैनेट है, वो जुपिटर है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर के अंदर यदि किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि जॉब में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, तो अपने घर के अंदर आप सबसे पहले क्या करें, नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है, यदि वो डी क्लटर है, उसमें अंदर डंप सामान पड़ा हुआ है, या आपने बाथरूम यदि बना हुआ है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें या सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इनकी रेमेडीज़ करनी चाहिए, ठीक है ना? अब रेमेडीज़ क्या हो सकती है, मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई। यदि डी मतलब वहाँ पर क्लटर बहुत ज़्यादा, तो क्लटर को बाहर फेंक दीजिए, ठीक है ना? तो रेमेडी हो गई, सिंपल है, आपको जॉब मिल जाएगी। यदि आपको लगता है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ियों पर क्या करें, एक मैं कहूँगा कि उसके अंदर एक येलो कलर की टेप लगा दें, ठीक है ना? जैसे हमने टेप के बारे में बात की, तो वो जो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो आ रहा था, वो समाप्त हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। नंबर 3 मैंने आपको बताया, यदि वहाँ पर बाथरूम बना हुआ है और आप उसको यूज़ करते हैं, तो कोशिश करिए उस बाथरूम को आप ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखिए। आपने यूज़ किया और ड्राई जी, रखें। अच्छा। तो नीट एंड क्लीन रखना है, उसको एकदम फ्लश कर देना है, और जितना उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यदि आपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर लिया और उसको मैं कहूँगा अच्छा कर लिया, तो डेफ़िनिटली आपके जीवन के अंदर जॉब की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी। और यदि जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे आजकल हम देखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जॉब हो, उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। आप सुबह जाते हैं, शाम को पता ही नहीं चलता जॉब है या नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग बहुत सारे आते रहते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि उनका हमने नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करा के, उसको शुभ करके, उनको जो जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी वो समाप्त हो गई। बहुत ही सरल रेमेडी है। दर्शकों, यदि आपको भी जॉब के अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप अपने नॉर्थ ईस्ट को केवल और केवल, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी है, ठीक है ना। हर चीज़ की रेमेडी है, सिंपल रेमेडी आपको बता दी। डिक्लटर करो, येलो कलर की टेप लगाओ, और यदि बाथरूम भी बन रहा है, आपको बहुत सारे वास्तुशास्त्रियों ने बता दिया है, वास्तु करने वालों ने बताया कि यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका बाथरूम बना है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भाई नहीं आएगी ना प्रॉब्लम। बाथरूम का मतलब क्या है? बाथरूम का मतलब है कि आप वहाँ पर, ये उस ज़माने की बात है, मैं जब आप वहाँ पर डंप करते थे, ठीक है ना? आपने तो क्या किया, आपने यूज़ किया, पानी बहा दिया, ख़त्म हो गई बात। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि बाथरूम बना भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो ये परफेक्ट रेमेडीज़ हैं, आप कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम एस्ट्रो वास्तु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आपको जॉब तभी मिलेगी, कब मिलेगी? जब आपके भाग्य में जॉब का योग बनता है, और वो कहाँ से मिलेगा आपको? उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है। कुंडली दिखाने। यदि आपका जन्म कुंडली के अंदर जॉब मिलने के योग नहीं है, तो आप कितना भी वास्तु कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाली। तो दोनों को क्या करना है, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखना है, उसमें जुपिटर को देखना है, सन को देखना है, क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, जुपिटर क्या होता है, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड होता है। यदि ये ग्रह दशा गोचर इन ग्रहों की वीक है, या ये आपकी जन्म कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो इनको शुभता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जॉब नहीं है, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको ये मन में सोच लेना है कि भाई जॉब मेरे भाग्य में नहीं है, जॉब को छोड़कर मुझे बिजनेस करना है। तो जब ये रियलाइजेशन आपको आएगा, तो निश्चित रूप से आपके घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, और जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आएगी। जी, ये तो जॉब से जुड़ी हुई बातें हो गई। जी। मेरा सवाल है, ये मेरे शो का लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मैरिज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो एक सुखी वैवाहिक वैवाहिक जीवन होता है, उसके लिए क्या वास्तु का इम्पोर्टेंस है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ अगर किसी को स्पेंड करनी है, तो उसके लिए हम ऐसी कौन-सी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ें तो भाई बिल्कुल घर में इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, वरना डाइवोर्स के योग बनते हैं। जी। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बातें बताएँ मैरिज मैरिज को लेकर। स्पेशली आजकल डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन-सा सिचुएशन है जिस वजह से डाइवोर्स के केसेस बढ़ सकते हैं उस परिस्थिति में? देखिए, शादी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो वास्तु के हिसाब से आपके घर के अंदर स्थान होता है, वो होता है आपका बेडरूम। बेडरूम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो आपका बेड हो, बेड के ऊपर भी आप देखेंगे कि उसके ऊपर बेड प्रॉपर होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, जिन लोगों के घर में डिवोर्स की बात चल रही है, या हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने उन घरों में जाकर देखा है कि उनका बेडरूम खराब होता है, उसके अंदर कलर्स गड़बड़ होते हैं, दीवारें साफ सुथरी नहीं होती, और रूम पूरी तरह से उसके अंदर क्लटर होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कपल्स के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। उसका सबसे अच्छा तरीका है, आपको सबसे पहले अपने बेडरूम को आपको प्रॉपर करना है। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? उसको डिक्लटर करिए। बेडरूम के अंदर आप ऑफ वाइट कलर करिए, क्योंकि ऑफ वाइट जो कलर होता है वीनस का भी होता है और मून का भी होता है। यदि आप वाइट कलर करते हैं या ऑफ वाइट कलर करते हैं, तो आपके अंदर जो डोपामाइन होता है वो एक्टिवेट होता है। जो रोमांटिक जो सेल्स होते हैं, वो मैं कहूँगा कि इम्प्रूव होते हैं और एक्टिवेट होते हैं। ये आपको करना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आपका जो पर्टिकुलर बेड है, बेड टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, बेड पर उठते-बैठते हुए आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और बेड के ऊपर जो बेडशीट्स होती हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कई बार देखने में आता है कि जो बेड के ऊपर, बहुत सारे घरों में ये फैशन भी बन गया है कि वो उसमें जो आप देखेंगे कि लाइनिंग वाली, या बहुत सारे जो प्रिंटेड। प्रिंटेड, और जो प्रिंटेड वो होता है, उसमें वो बहुत देखते हैं सारे कलर्स। कलर्स होते हैं, और स्पेशली जो कलर्स होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन, ग्रे कलर, वो लोग सोचते हैं कि भाई ठीक है, वो मान लो जल्दी-जल्दी इनको वॉश नहीं करना पड़ेगा, धोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि जो कपल का जो स्थान होता है, उसमें जुपिटर और वीनस का रोल होता है, ठीक है ना? तो जुपिटर अपने आप में गुरु
ग्रह जिसको हम बोलते हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। वीनस भी क्या है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन जो बेड है उस पे यदि आप ग्रे, ब्राउन और जो चितकबरे कलर्स, मल्टी कलर्स होते हैं वो आप उस पे करेंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है वो राहु का बनता है। और राहु जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, वो कपल्स के बीच में एक डाउट क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये बात लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैंने देखा है कि जिन घरों में मैंने जो उपाय कराए हैं, सबसे पहले उनके जो बेडरूम को नीट एंड क्लीन कराया है। और बेडशीट्स जो हैं वो हमेशा सिंगल कलर होनी चाहिए, मल्टी कलर्स की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ये कलर्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोग मोस्टली अपनी दीवारों पर भी ना बहुत मरून कलर या डार्क ब्राउन कलर के वॉल पेंटिंग्स जी भी करवाते हैं, मैंने देखा है। जी, बिल्कुल ये प्रश्न मैंने देखा, ये बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। जिन कपल्स के बीच में झगड़े हैं या डिवोर्स चल रहा है या मतलब हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है, आप प्रैक्टिकल देखिए उन घरों में। और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में देखिए या अपने जो जहाँ ये प्रॉब्लम्स चले उन घरों में देखिए, सेम उनके घर में ब्लैक कलर, ब्राउन कलर और जो आप जो कलर्स की बात कर रहे हैं, मल्टी कलर्स उनके घर में मिलेंगे। और वो कलर्स केवल कपल्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। क्योंकि देखिए जब 2 लोग होते हैं कपल्स के अंदर, तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों मेंटली फिट होने चाहिए। क्योंकि स्मूथ रिलेशनशिप तभी चलती है लोगों की जब दोनों का ब्रेन अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा। उसके लिए डिक्लटर होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं ये कहूँगा कि जब भी जिस रूम में आप सोते हैं, जहाँ जाए, उस कमरे के अंदर थर्ड पर्सन की, आपका बच्चा है, फैमिली मेंबर है, स्पेशली आपका बेटा बेटी है तो अलग बात है, अदरवाइज उसके अंदर किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये दर्शकों आप समझ लीजिए कि यदि आपको लगता है कि हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी रिलेशनशिप में तनाव बना हुआ है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप नोट करना है कि आपके घर के अंदर बाहर के लोगों की एंट्री ज़्यादा हो, स्पेशली बेडरूम के अंदर। बेडरूम के अंदर कपल के अलावा किसी की एंट्री होनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है दूसरे लोगों की, वो हस्बैंड वाइफ पर लगती है और वो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बात हमने की यदि शादी हो चुकी है। दूसरी बात, आपने अभी एक बड़ा प्रश्न किया कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई शादी करने का, तो उनके लिए सबसे पहले तो यही है कि जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी कि उनके शादी के योग बनते हैं या नहीं बनते, लव मैरिज के। और यदि बनते हैं और घर के मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, इधर ये पेरेंट्स के नहीं मान रहे दोनों में, तो उसके लिए उनको कुछ प्रॉपर रेमेडीज़ करनी चाहिए। और वो जो रेमेडीज़ है वो बड़ी आसान है कि अपने जो जन्म कुंडली के अंदर 5th हाउस रोमांस को लेकर होता है, रिलेशनशिप को लेकर होता है, 7th हाउस शादी को लेकर होता है, 11th हाउस किसी भी चीज़ को फुलफिल करने का होता है। तो इन 5th, 7th और 11th हाउस को आपको एक्टिवेट करना चाहिए। 5th हाउस का मतलब है कि आपके घर के अंदर मैंने बताया, जैसे आपको ज़्यादातर जो घर के अंदर वाइट कलर्स का यूज़ करना है, येलो कलर का यूज़ करना है और ग्रीन कलर को यूज़ करना चाहिए। जिन घरों में शादियाँ नहीं हो रही है या रिलेशनशिप में शादियाँ नहीं हो रही है, प्लांटेशन करना चाहिए अपने घर के अंदर। आप होम जो प्लांटेशन करेंगे तो उससे भी रिलेशनशिप डेवलप होगी। उसके पीछे जो साइकी है वो ये है कि आपका जो डोपामाइन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और जब डोपामाइन स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ता है और जो पार्टनर होता है वो आपके प्रति पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये वैसे तो मुझे ये उन दर्शकों के लिए है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और मेरे पास जो दुनिया भर से काउंसलिंग आती है, जो मैंने अनुभव किया है शिवप्रिया जी, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे मौका मिला है तो ज़रूर मैं बताऊँगा। तो वो ये है कि बहुत सारे जो मैं काउंसलिंग करता हूँ उसमें पता चलता है कि भाई रिलेशनशिप तो 5 साल से है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, सब कुछ है, लेकिन पार्टनर शादी के लिए मना कर रहा है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना। तो उसके पीछे जो मैंने अनुभव किया है इतनी काउंसलिंग के लिए, मैं फिर वही कहूँगा, अल्टीमेटली तो आपके प्लैनेट और आपका वास्तु काम करते हैं। लेकिन एक ये टेंडेंसी बन गई कि आजकल जो नए जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, वो रिलेशनशिप में तो रहते हैं और वो हमेशा इस प्रकार का सामने वाले को इम्प्रेशन देते हैं कि भाई हम शादी आपसे करेंगे, ठीक है ना? लेकिन वो शादी करना नहीं चाहते।
जब 4 साल 2 साल 4 साल या 5 साल बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि पार्टनर प्रेशर डालता है, ठीक है ना? प्रेशर डालता है कि भाई शादी करनी है। तो आदमी 2 पार्टनर 2 तरह से फिर अवॉइड करता है। नंबर 1 क्या होता है कि भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे, कि पेरेंट्स शादी करने के लिए नहीं। दूसरा क्या होता है कि भाई हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रही। तो दर्शकों, यदि आप भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर आपको ये कह रहा है कि भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका पार्टनर आपसे शादी करना ही नहीं चाहता। पार्ट पेरेंट्स की बात नहीं है इसमें। वो पेरेंट्स को तो केवल हथियार बना रहा है, टूल बना रहा है, उनका बहाना लेकर वो शादी नहीं करना चाहता। और वो रिलेशनशिप तो में रहना चाहता है आपके साथ, लेकिन शादी के लिए वो पेरेंट्स के ऊपर बात डाल रहा है। दूसरा एक और प्रॉब्लम शिवप्रिया जी, हाँ, मैं जो देखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब शादी की बात आती है तो पार्टनर कहता भाई जन्म कुंडली मैच नहीं करती। तो मैं यही कहता हूँ, अरे भाई जब 5 साल से रिलेशन में था, जब तो कुंडली सब बढ़िया मैच कर रहा था, सब मैच कर तब तो सब मैच कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि इस रिलेशनशिप को कोई मतलब वो मिलना चाहिए, मतलब आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए शादी, तो वो क्या करता बहाना मारेगा, ये मारेगा मारेगी, बस दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, आइदर लड़का या लड़की दोनों। तो वो कुंडली नहीं मिलती, इस चीज का बहाना बना के बचता है। तो ये बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है। और ये दोनों, यदि आपका पार्टनर इस तरह के बहाने कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यदि कोई भी पार्टनर इस तरह के बहाने, तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो रिलेशनशिप में आए थे 5 साल से 10 साल से 4 साल से आप रिलेशनशिप में सब कुछ रहा, ठीक है ना? उसके बाद तब तो आपने नहीं पूछा कि भाई मेरे पेरेंट्स, और आपको तब ये भी मालूम था कि भाई कुंडली मिलती है नहीं। भाई आप या तो जब आपको शादी करनी थी तो पहले ही कुंडली मिला लेते आप। बिल्कुल। भैया यदि आपको रिलेशनशिप में जाना है, सीरियस रिलेशनशिप में जाना है, तो पहले ही कुंडली मिलानी चाहिए। यदि आपको कैजुअल रिलेशनशिप में जाना है तो फिर आपको पार्टनर को पहले बताना चाहिए कि भाई देखो ये कैजुअल रिलेशनशिप है, इसमें शादी का कोई प्रॉमिस नहीं है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बच सकते हैं। अदरवाइज मैं देख रहा हूँ कि आज जो रिलेशनशिप को लेकर जो दुनिया भर से, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये दु, दुनिया में जो चलता है, देखो मैं यही कहूँगा, फिर मैं ऑनलाइन इसको मतलब ऑन एयर बोल रहा हूँ कि दुनिया में क्या है, बहुत ईमानदारी है। हिंदुस्तान में बड़ा घपला है ये तो रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है ना? रिलेशनशिप बनाएंगे अपनी मर्जी से, रहेंगे बैठेंगे आएंगे जाएंगे अपनी मर्जी से। बहाना क्या मारेंगे, पेरेंट्स मना करें, जबकि पेरेंट्स को मालूम भी नहीं बेचारों को कुछ भी, ठीक है ना? तो आप भी यदि इस प्रकार की किसी भी झांसे वाले रिलेशन में, झांसा शब्द मैं इसलिए जानबूझ के यूज कर रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन उसको समझ ले, यदि आप भी इस प्रकार के रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप इमोशनल आपको नहीं होना। और जो बहाने मार रहा है, समझ लेना वो शादी, पहली बात तो वो करेंगे नहीं, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, शादी करेंगे नहीं। और यदि कर भी ली तो समझ लेना डिवोर्स होने के 100% चांस, Chances है। 100 नहीं 100% चांसेस है, अच्छा। क्योंकि वो तो जबरदस्ती होगी ना। तो इसलिए ये जो अब इसका उपाय यही है जो आपने उपाय बात की है कि भाई यदि कोई रिलेशनशिप में है और अब शादी से बच रहे नहीं, तो मेरा ये सवाल भी है कि ऐसा आप कुछ उपाय बताइए जो सबके लिए एप्लीकेबल हो कि हमें मतलब जैसे आपने कहा कि हमें कुंडली देखना पड़ेगा, कुंडली देखकर ही हम एस्ट्रो वास्तु पर हम वर्क कर सकते हैं कि आपके गृह नक्षत्र कैसे हैं, उस हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जिनका हम सबको ही ध्यान रखना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आप साथ में बताएँ हमारे दर्शकों को चलते-चलते कि अ, स्पेशली किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए जो वो बिल्कुल मतलब हर किसी के लिए एप्लीकेबल। बिल्कुल। देखिए वास्तु के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या जो स्पिरिचुअल रेमेडीज मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है, ठीक, या रिलेशनशिप में है, शादी में उसको कन्वर्ट करना है, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो आपको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आपको अपने घर के अंदर वाइट कलर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, प्लांटेशन ज़्यादा करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अपना जो मैरिड है तो आपको बेडरूम को डिक्लटर करना है। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, स्पेशली मैं जेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। देखिए
जेंट्स क्या होता है, यदि हम इसको वैसे देखें तो जेंट्स जो होता है जुपिटर या मार्स को हम लेते हैं शादी के लिए, तो जुपिटर क्या है, एक नीट एंड क्लीन और एक मैं कहूँगा कि अच्छा प्लेनेट है। जितनी आप हाइजीन रखिए अपने का, जो आप जो ड्रेसेस पहनते हैं वो अच्छी पहनिए। उसके साथ साथ क्या है कि आप जो आपका जो ब्रेन है उसको वो रखिए। और प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आपको अपना करियर सॉलिड बनाना चाहिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 यदि आप चीज़ें ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से लड़के के लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लड़की के लिए भी क्या है कि मैं यही कहूँगा कि जो शादी करना चाहती हैं या डिवोर्स की बात चल रही है लड़कियों की, लेडीज़ की, उनको अपने घर के अंदर वो जैसे बृहस्पति को उनको भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के, हाँ, गुरु को जिसको कहते हैं, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अब जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना? और आपको मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। जुपिटर क्या होता है कि आपको ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है ना? तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। हालाँकि ये अपोज़िट है कि लड़कियाँ इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। और इसी के साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि आप जेमस्टोन, आप एक जुपिटर का जिसको हम येलो सफ़ायर पेन कहते हैं, वो पहन सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी चलने वाली है। तो मैंने 3 रेमेडी यहाँ पर बताई कि आपको अपने घर का कलर वाइट और येलो वाइट, येलो और ग्रीन करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। इसी के साथ लड़कियों के लिए मैंने बताया येलो सफ़ायर आपको धारण करना चाहिए। और जो लड़के हैं, मेल हैं, उनको अपने आप को हाइजीन पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर भी है। आप देखेंगे कि शास्त्रों में तो लिखा ही है कि जितना जेंट्स के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि यदि इसको हम उसमें ले जाएं तो जेंट्स को एक स्ट्रोंग वो आनी चाहिए, अपीयरेंस आनी चाहिए। स्ट्रोंग अपीयरेंस जो आती है वो आज के ज़माने में वो आती है आपका करियर कितना स्ट्रोंग है। करियर को स्ट्रोंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मैरिटल रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, डिवोर्स नहीं होगा। और यदि डिवोर्स की बात चल रही है तो आप देखेंगे दोबारा पैचअप होने के चांसेस बन जाते हैं। जी, सच में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी हमने जानकारी ली एस्ट्रो वास्तु से जुड़े हुए। तो आपने इतनी गहरी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सब अंत तक हमारे साथ बने रहे इसके आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।